नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 15th एपिसोड में आपका स्वागत है। आरबीआई की राहत ठीक, पर जीडीपी पर आरबीआई की चुप्पी क्यों? कोरोना वायरस महामारी के लॉकडाउन से बेहद गंभीर होती जा रही आर्थिक स्थिति के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शुक्रवार को विभिन्न क्षेत्रों की दिक्कतों को दूर करने के लिए कई अहम घोषणा की। इनमें से कई घोषणा बेहद अहम है। खास तौर से इन घोषणाओं के जरिए आरबीआई ने देश में आई नकदी और रोजगार के संकट को दूर करने की कोशिश की। हालांकि जीडीपी अनुमान के सवाल पर आरबीआई ने फिर चुप्पी साध ली है। बीते 27 मार्च को भी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जीडीपी अनुमान बताने से परहेज बरता था। सवाल है कि आखिर आरबीआई जीडीपी पर चुप्पी साधे हुए क्यों है? क्या कोरोना संकट के दौरान आरबीआई गवर्नर देश की सही आर्थिक तस्वीर देश के सामने पेश नहीं करना चाहते? जरा आरबीआई गवर्नर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर करें। जीडीपी पर अपना अनुमान व्यक्त करने से के बदले उन्होंने आईएमएफ का हवाला दिया। अगले वित्तीय वर्ष में जीडीपी की तेजी से बढ़ने का दावा किया। कहा कि आईएमएफ ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 1.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया। ये जीडीपी दर, और ये भी कहा कि ये जीडीपी दर G20 देशों में सबसे ज्यादा है। आरबीआई गवर्नर ने यह नहीं बताया कि G20 के दूसरे सदस्य देश भारत के मुकाबले आर्थिक दृष्टि से बेहद संपन्न है। इतने संपन्न है कि उनकी जीडीपी और भारत की जीडीपी की तुलना नहीं की जा सकती। अर्थशास्त्र की दृष्टि से विकासशील और विकसित देश की जीडीपी के संदर्भ में तुलना हास्यास्पद है। क्या उन्हें बताना होगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में 1% जीडीपी ग्रोथ और भारत की अर्थव्यवस्था में जीडीपी ग्रोथ की तुलना नहीं की जा सकती। दरअसल सच्चाई यह है कि अपने देश की अर्थव्यवस्था कोरोना के सुनामी आने से पहले ही डगमगाई हुई थी। देश में 4.5 दशक पूर्व की तरह बेरोजगारी दर सहित कई ऐसे संकेत थे जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत नहीं दे रहे थे। इसी बीच अर्थव्यवस्था पर पड़े कोरोना के कहर ने स्थिति को बदतर बना दिया। आईएमएफ लगातार भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जीडीपी अनुमान पर कटौती कर रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान स्थिति के लिहाज से भारत का इस वित्तीय वर्ष में जीडीपी 0 से 1.9% रह सकता है। अर्थव्यवस्था 1991 की बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। अब सवाल आरबीआई की आज की घोषणाओं का है। इसे हालात के मद्देनजर परिपक्व घोषणा कहा जा सकता है। कोरोना से निपटने के लिए घोषित लॉकडाउन ने गरीब, निम्न, मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग की कमर तोड़कर रख दी है। इसने सबसे अधिक नकदी की समस्या खड़ी की है। रोजगार के मोर्चे पर सबसे अधिक झटका दिया है। अब आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके कारण रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75 हो गया है। गणित सीधा सा है कि अब बैंक यदि अपनी रकम आरबीआई के पास रखते हैं तो उसे न्यूनतम ब्याज दर मिलेगा। इस मजबूरी में बैंक अपनी राशि को अधिक ब्याज पाने के लिए बाजार में लगाएगा। जाहिर तौर पर इससे बाजार में नकदी का फ्लो बढ़ेगा, उद्योगों को ऋण मिलने में आसानी होगी। अंत में ये रोजगार बढ़ाने में सहायक होगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के स्तर पर ही है, देश को संभालने की है। ऐसे में आरबीआई के इस कदम की सराहना की जा सकती है। दूसरी बड़ी घोषणा बैंकों को मुनाफे से लाभांश देने में मिली छूट से है। जाहिर तौर पर अगर बैंक लाभांश नहीं देंगे तो इससे उसकी पूंजी और बढ़ेगी। रिजर्व बैंक से पर्याप्त ब्याज न मिलने के कारण विभिन्न बैंक इस पूंजी को भी बाजार में लगाएगा। इससे उद्योगों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। इसी क्रम में आरबीआई ने नॉन बैंकिंग कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी को भी 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसका सीधा लाभ असंगठित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को मिलेगा। वही असंगठित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र जिसे इस आर्थिक सुनामी में संभालने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और रोजगार की दृष्टि से सबसे अधिक लोग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़े हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटे उद्योग, छोटे कारोबारी, खेती, किसानी इन्हीं नॉन बैंकिंग कंपनियों पर अधिक निर्भर है। देश के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। हमें कोरोना के खिलाफ जंग के दौरान वर्तमान के साथ कोरोना के बाद के भविष्य को भी ध्यान में रखना है। कोरोना की कहर में दबे विकसित देश अपनी आर्थिक संपन्नता से फिलहाल सभी मोर्चों पर इसका मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे देशों की चिंता वर्तमान से ज्यादा भविष्य के लिए है। इस मोर्चे पर भारत की चुनौती दोहरी है।
विकासशील देश होने के नाते उसे वर्तमान के साथ भविष्य पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। आर्थिक मोर्चे पर नुकसान तय है, मगर नुकसान इतना ज्यादा ना हो जिससे भविष्य में अच्छी अर्थव्यवस्था की नींव रखना ही मुश्किल हो जाए। हाँ, भारत के लिहाज से कुछ तथ्य सकारात्मक हैं। मसलन देश में खाद्यान्न को पर्याप्त स्टॉक है। अच्छे मानसून की संभावना ने हमारी उम्मीदें मजबूत की हैं। जहां तक आयात की बात है तो हमें जिन दो चीजों यानी कि कच्चे तेल और खाद्य तेल के मामले में दूसरे देशों पर आश्रित हैं, दोनों चीजों की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोते खा रही है। जाहिर तौर पर मजबूत प्रबंधन और आर्थिक क्षेत्र में बेहतर दूरदृष्टि हमें भविष्य में इस संकट से निजात ही नहीं दिला सकती, बल्कि हमारी स्थिति को हिचकोले खाने के बाद पहले की तुलना में और मजबूत बना सकती है। हमें उम्मीद बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इसके पर्याप्त कारण भी हमारे पास हैं। नमस्कार।